हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांटे हैं। इससे पिछले वाली वीडियो मैंने ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन आपको बताए थे। ये वीडियो है 100 इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस की। तो वन बाई वन इन क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत अच्छे से तुम्हें इन्हें ध्यान रखना है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते। देखो पहला सवाल क्या है। सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब सवाल देखो क्या पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ में हुआ था उसे हम वांडीवास का युद्ध बोलते हैं, जिसे कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें तीसरा युद्ध जो था उसे वांडीवास का युद्ध बोला जाता है और ये 1760 में ही हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध, देखो पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में नहीं हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो अफगानों के साथ में हुआ था, अफगानों और मराठों के। तो ये बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक बार देख लो प्लासी के युद्ध 1757 में क्या हुआ था। ये मई 1757 की बात है, जिसमें 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके साथ में युद्ध होता है, ये प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध लास्ट में जो मीर कासिम और अवध का नवाब और जो मुगल बादशाह थे उनके साथ में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, बक्सर का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध ये फ्रांसीसियों के साथ में था। और पानीपत का दूसरा युद्ध, ये दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर ने हेमू के साथ में, ठीक है। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 की बात थी, लेकिन ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन देखो एक और दो बिल्कुल से नहीं, सी ऑप्शन इसका सही है। सी में तीनों के तीनों सही है। क्लियर बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला सवाल देखो, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सभी को पता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बने थे पूरे भारत के, और लॉर्ड कैनिंग बने थे पहले वायसराय। तो इसने पूछा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, जो कि होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल देखो, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापार करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत छीना गया। आप जानते हो सभी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, ये चार्टर एक्ट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराए, जिसमें हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिछले पेपर में पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखना। जिसमें दो बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें भी आपको मैंने बताया था कि अगले 20 सालों के लिए कंपनी का ये बढ़ा दिया था, ठीक है। और 1793 का चार्टर एक्ट, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया है कि कंपनी का जो अधिकार है व्यापार करने का वो छीन लिया गया, सिर्फ चाय और चीन का छोड़ करके, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के। और इसी 1813 एक्ट के बाद में जो ईसाई मिशनरी थे, जो यहाँ शिक्षा का प्रसार और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, वो भी इसी एक्ट के तहत आए थे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखनी है ये बात। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सभी को पता है इसका आंसर, लॉर्ड मिंटो। 1909 की बात है, जिस टाइम मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। और 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर ही किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हुए हैं लॉर्ड मिंटो। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में बनने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन रहे। इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। जगदीश चंद्र बसु वे थे जिन्होंने पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ में भी जीवन होता है, इनके बारे में बताया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। संघीय न्यायालय 1935 का एक्ट, जो हमारे संविधान में आज भी 70% हिस्सा रखता है, 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय भी बनी थी। 1935 के एक्ट के तहत यूपीएससी भी बनी थी, संघ लोक सेवा आयोग। आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो, पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल गलत बात है। स्थायी अध्यक्ष नहीं है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष है। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी गलत बात है। तो इसका सही आंसर हुआ ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दोनों ही नाम सुने हुए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये थोड़े से क्रॉस हो रहे हैं, ये ना तो एक सही है इसका, ना ही दो। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और कौन सी मीटिंग में हुए थे। जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी
संविधान सभा की पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, और जब दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर में पहली मीटिंग, 11 दिसंबर में सेकंड मीटिंग, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, संविधान सभा का गठन कब हुआ। पहले तो यही सवाल आता है कि जो हमारा संविधान सभा गठन हुआ वो किस मिशन के तहत हुआ, तो वो होता है कैबिनेट मिशन के तहत, जो कि 1946 में भारत में आया था। और संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग होती है, और 8 दिसंबर को कुछ नहीं होता संविधान सभा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इस अंग्रेजी में बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही है जो आज की प्रस्तावना है हमारे संविधान की। तो इस प्रस्तावना को जब पेश किया गया था वो 11 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को ये पारित हो गया था। दोनों ही डेट आपको ध्यान रखनी है, 11 दिसंबर में पेश हुआ था और 13 दिसंबर में ये पारित हुआ था। और 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर। अगला सवाल देखो, बोला है कुछ समिति दी है, कुछ अध्यक्ष है, उनके अध्यक्ष बताओ। देखो, संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी है ये, इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं जी भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, जहां भी संघ की बात आएगी, पूरे देश की बात आएगी, वहां लगा देना आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत संविधान समिति ये हो गई सरदार पटेल। तो ऑप्शन मिलाओ, कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं इसमें। देखो, संचालन समिति ए का थर्ड लगभग सभी ऑप्शन में है, ए का थर्ड। ओके, ये क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो ए का थर्ड है, ठीक। बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर ये है। सी का फर्स्ट है और फिर डी का सेकंड है। ठीक है जी। अगला सवाल देखो, ऑपरेशन पोलो किस रियासत से संबंधित है। अब देखो, ये सारी की सारी रियासतें हैं। आप जानते हो कि जूनागढ़ भी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना जा रही थी। जम्मू कश्मीर जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, हैदराबाद ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, या फिर ये पाकिस्तान को चूज कर रहे थे। तो ऑपरेशन पोलो चला करके पुलिस बल के माध्यम से सरदार पटेल जी ने हैदराबाद को भारत में मिलाया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। मणिपुर भी एक रियासत थी जहाँ पे कुछ इन्हें आर्टिकल दिए गए, और मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर से सिमीरू, ये है जी आपका नाम 371 ABCD, 371 डी जो है मणिपुर से संबंधित है आर्टिकल। ये कुछ विशेष आर्टिकल है, जैसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 दिया था, ऐसे ही जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इनके लिए भी कुछ विशेष आर्टिकल बनाए गए थे। आगे देखो, चलो मैं जूनागढ़ के बारे में बता दूं। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया था, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह, इसके ऊपर तो पीओ के पाकिस्तान के पास चला ही गया है। जवाहरलाल नेहरू यूएन पहुंच गए थे, तो इसमें कोई ऑपरेशन तो नहीं चला विशेष, लेकिन हाँ युद्ध लड़े जम्मू कश्मीर में। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ध्यान रखनी है बात। अगला सवाल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन पे ही फोकस रहे। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे, देखो वैसे अगर मैं समिति की बात करता हूँ, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, उप समिति नहीं समिति, तो आंसर रहेगा सरदार पटेल। लेकिन यहाँ कहा है कि मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं जेपी कृपलानी, बिल्कुल सही इसका आंसर है। और अल्पसंख्यक वाली के रहे हैं एचसी मुखर्जी। अगला सवाल देखो, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे। देखो, अंतरिम सरकार वो सरकार थी जो 1946 के टाइम पे बनी थी, जब संविधान सभा बना। और उस टाइम पे जो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे वो थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। अगला देखो, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ 1950 लिखा हुआ है, ये 49 है, इसको सही कर लेना। ठीक है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है। अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। पहला सवाल तो यहाँ से यही बनता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जुड़े हैं। तो एक तो सामाजिक शब्द जुड़ा है, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा है और अखंडता शब्द जुड़ा है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी संशोधन भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन संविधान में काफ़ी बदलाव लेकर के आया, जिसमें प्रस्तावना में इसने बदलाव किए, मौलिक कर्तव्य को इसके तहत जोड़ा गया।
और जो है डीपीएसपी में भी इस पे बदलाव हुए। लेकिन मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो संविधान अगर आपसे आ जाए कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड संविधान संशोधन कौन सा है, तो 44वां है, ध्यान रखना। बाकी सब में 42वां। ठीक है, 86वां शिक्षा वाला था जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देनी थी। अगला सवाल देखो, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय देने की बात कही है? तो प्रस्तावना में भाई 3 प्रकार के न्याय दिए जाते हैं, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। तो अगला सवाल भी यही है, कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं है? तो धार्मिक न्याय की बात कहीं नहीं कही गई है, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? देखो ध्यान से देखना, प्रस्तावना की भाषा की बात करी है, प्रस्तावना के स्वरूप की बात नहीं की है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारे देश के संविधान में अलग अलग देशों से कानून लिए गए हैं, कुछ ब्रिटेन से लिए गए, कुछ अमेरिका से लिए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन ब्रिटेन से है, कौन जर्मनी से है, ये बहुत अच्छे से मैंने क्लास में आपको करा रखा है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। मैंने आपको बताया था जो भी पावरफुल पद है वो सारे अमेरिका जैसे देश से लिए गए, जिसमें मौलिक अधिकार है वो भी अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो भी अमेरिका से लिया गया है, राइट। ये सभी ध्यान रखना है। एकल नागरिकता तो ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और मंत्री पद जितना भी है वो सारा ब्रिटेन से लिया गया है, मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री के पद, लोकसभा, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का विदेशी स्रोत क्या है? यहाँ मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, अधिकारों की बात नहीं हो रही। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से, तो इसका सही आंसर हो गया डी, राइट। देखो आसान सवाल है, बहुत अच्छे से करोगे, सबसे ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पेपर में, जो आपके नंबर स्कोर, जो आपके स्कोर को बढ़ाते हैं। तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारा यहीं से मिलेगा। और जियोग्राफी वाली जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छे से देख लेना, आने वाली वीडियो जो बाकी सब्जेक्ट बच गए उनकी बना दूंगा मैं। संघात्मक विशेषताएं किस देश से ली गई है? संघात्मक फेडरलिज्म की बात होती है तो इसका सही आंसर बनता है कनाडा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? देखो समवर्ती सूची, जहां समवर्ती सूची, पहले तो सवाल यही बनता है कि कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के कानून से। और समवर्ती सूची हमारी 7वीं अनुसूची जो है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों के बंटवारे में बताया गया कि कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेगी वो सभी केंद्र सूची में है, कौन सी शक्तियां राज्य सरकार के पास रहेगी वो सभी राज्य सूची में है, और कौन सी शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों के पास रहेगी वो 7वीं अनुसूची में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको हम याद करते हैं AMTM के नाम से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र। देखो अगर मैं खाली अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं तो अनुसूची 5 बनता है, लेकिन अगर AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र की बात होती है तो आंसर होता है इसका 6ठी अनुसूची में इसका जिक्र है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सभी को पता है, दक्षिण अफ्रीका, ये रहा ए ऑप्शन, ओके। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? तो देखो भाई वर्तमान में राज्य सूची में 92 विषय है, 100 थे पहले। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, और संशोधन भी अक्सर इसका पूछ लिया जाता है, जो कि 52वां संशोधन है। ग्राम पंचायत सूची में कितने विषय है? भाई ध्यान देंगे, ग्राम पंचायत सूची में 21 विषय है, टोटल 21 विषय, राइट। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया 52वां संशोधन दल बदल संशोधन है, दल बदल अनुसूची आता है जिसमें दल बदल लिए जाते थे सांसदों के द्वारा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद होते हैं 5 से 11। भाग 2 में आती है नागरिकता, जिसमें बताया गया कि आप कितने तरीकों से नागरिकता को ले सकते हो और कितने तरीके से नागरिकता को छोड़ सकते हो। तो बी ऑप्शन इसका सही है। धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? ये तो सभी को पता है, ऑप्शन के हिसाब से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, डी इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला सवाल देखो, किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह अभी मैंने आपको बताया था जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर लिया गया था, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला था, राइट। किस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर करने की बात कही? तो प्रशासनिक आधार पर गठन करने की बात कही है SK धर आयोग ने, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन किया था काफ़ी समय तक, और उनकी लास्ट में मृत्यु भी हो जाती है, तो उनके आंदोलन के बाद ही फिर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया था।
मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार देखो भाग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है जो रूस से लिए गए थे। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, कैग, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में भाग 5 में है। राज्य के नीति निर्देशकता तो अभी मैंने आपको बताया, राज्य की निर्देशकता तो भाग 4 में है। किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख बताती है और दूसरी अनुसूची तनख्वाह का उल्लेख बताती है। ठीक है, तनख्वाह। शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और देखो मैंने यहाँ ऑप्शन सी और डी लिखना था लेकिन मैंने इसको 6ठी और 7वीं ही लिख दिया, कोई बात नहीं। आगे सवाल देखो, गोवा को राज्य कब बनाया गया? 1987 की बात है, जब गोवा को पुर्तगालियों से लिया गया था तो 1961 में लिया गया था। लेकिन राज्य कब बनाया गया? तो राज्य बना 30 मई 1987 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। 1961 में वो यूटी बना था, भारत में मिला था, लेकिन राज्य कब बना था? 1987 में बना था। और गोवा के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा ही है। इसकी सीट भी पूछ ली जाती है कि लोकसभा सीट या राज्यसभा सीट इसकी कितनी है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ के जाना। सिक्किम भारत में कब मिलाया गया? देखो 1975 की बात है, जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था 10वां संशोधन, 36वां संशोधन करके। देखो किसी, हाँ इसका 36वां संशोधन है, हाँ। किस संशोधन के तहत गोवा दमन दीव भारत में मिलाया गया? तो ये 11वां संशोधन था जिसके तहत 12वां संशोधन था, 12वां संशोधन जिसके तहत गोवा दमन दीव को भारत का अंग बनाया गया। 1961 की बात है ये, राइट। 12वां। निर्वाचन भाग 15 में किस अनुच्छेद तक है? देखो निर्वाचन की बात करेंगे तो निर्वाचन है आपका 324 से 329, भाग 15 में आता है। 152 से ये तो राज संघ का है, 343 से 351 ये भाषा का है, 343 में भाषा है, राइट। कैग वैग है, 368 संविधान संशोधन है। आपातकाल में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को वंचित कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये तीनों आर्टिकल वैसे आपातकाल के हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 के तहत राज्य आपातकाल लगता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। और सी 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को वंचित कर सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखो वित्तीय आपातकाल इस किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने आपको बताया वित्तीय आपातकाल 360 में है। और हमारे देश में अभी तक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा, 0 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार लग चुका है, राज्य आपातकाल बहुत बार लग चुका है। और 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का वंचित कर देता है। आगे कहा गया है कि कितने प्रकार से नागरिकता को छोड़ा जा सकता है? तो देखो भाई 3 प्रकार से नागरिकता को छोड़ा जा सकता है और 5 प्रकार से नागरिकता को लिया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, सी ऑप्शन है। 25 से 28 होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार है, अमेरिका से लिए गए हैं। सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में है। अगला देखो किस अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, उसी को ही अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? देखो ध्यान से, 14 समानता हो गया, 16 नौकरी में जो अवसर है ना, समान अवसर मिलेंगे, 17 में अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, सी आंसर है। और 18 में टाइटल को रिमूव किया गया है। ये सारे आर्टिकल 1 बाय 1 आपको याद करा रखे हैं मैंने ऑफलाइन क्लास में, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला सवाल, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो कानून के सामने सारे इक्वल है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। 16 में क्या है? अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता है और 18 में टाइटल को हटाया गया है। कौन से अनुच्छेद आपातकाल में भी नहीं हटाए जा सकते? तो 2 अनुच्छेद है, एक तो 20 और 21 जिनमें जीने का अधिकार है, ये आपातकाल के टाइम पे भी नहीं हटते। कौन सा संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित है? तो 2002 86वां संशोधन, सभी को पता है, ये बात करा रखी है मैंने। 44वां संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार जिसमें राष्ट्रपति संपत्ति का जो अधिकार था वो भी हटाया गया। 42वां तो मिनी संविधान है और 52वां दल बदल कानून से संबंधित है।
आगे देखो, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार है। देखो जी, 29 और 30 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। और अल्पसंख्यक को स्कूल चलाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 के तहत है। 32 आपका संवैधानिक उपचार है और 31 संपत्ति का अधिकार था, जो कि हटा दिया गया। अभी ये बना हुआ है 300 के, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, कितने प्रकार से रिट जारी की जाती है। तो 5 प्रकार की होती है रिट, जिसमें मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, ये सारी मैंने आपको करा रखी है, ठीक है, सरसरी। अगला सवाल, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखो, ग्राम पंचायत डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40 भाग 4 में आता है, राइट। तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन होता है, राइट। निःशुल्क विधिक सहायता, अब निःशुल्क विधिक सहायता आपका 39 कै में पड़ता है, ऑप्शन में सिर्फ 39 ही दिया है, जिसके तहत लास्ट में जोड़ा गया कि जो गरीब लोग होते हैं उनको भी फ्री में जो कानूनी सहायता है वो दी जा सके। अगला है, पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। पर्यावरण का संरक्षण करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 48। 48 कै के तहत पर्यावरण को जोड़ा गया था, 42वां संशोधन था ये डीपीएसपी में। और इसमें बताया गया कि जो 48 अनुच्छेद था 48, उसमें था वन और वनों के जो अंदर वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका संरक्षण। लेकिन 48 कह करके पर्यावरण का संरक्षण इसमें जोड़ा गया, जिसमें प्रदूषण वाला मुद्दा भी आता है। 49 क्या में क्या है, 49 में क्या है, 49 होता है आपका राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 होता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। और आर्टिकल 51 होता है, इसमें आर्टिकल 51 में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे बनाए रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का जिक्र है आर्टिकल 51 में। अगला सवाल देखो, मौलिक कर्तव्य संबंधित कमेटी कौन सी है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी है जी स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आता है, भाग 4 कै में आता है। किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को, अभी मैंने बोला कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया था, आर्टिकल 50 के तहत। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, सभी जानते हैं 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ होती है और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है। 60 नहीं होगा, 60 में शपथ होती है, शपथ राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं सौंपता, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है उपराष्ट्रपति को। देखो, थोड़ी स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। पेपर नज़दीक है तो ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं सकता, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे कराना पड़ेगा। सारी चीज़ें बहुत आराम से मैंने क्लास में समझाई थी आपको। राष्ट्रपति को शपथ का बोला मैंने अभी, 60 में शपथ आ गया, राइट। अगला सवाल आता है, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है। तो जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो 14 दिन पहले उसे बताया जाता है कि हम आप पे महाभियोग चलाने वाले हैं। अगला सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाले राष्ट्रपति होते हैं। जितने भी आयोग है, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे यूपीएससी हो, सभी के आयुक्तों को, सभी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक है। धन विधेयक का अनुच्छेद 110 है। ध्यान से देखो, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जॉइंट अधिवेशन बुलाया जाता है। और 111 में साधारण विधेयक है। धन विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें पैसों का जिक्र होता है, उसी को धन विधेयक बोलते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। देखो, गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति भी। तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला सवाल, कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत के खर्चों का रिपोर्ट करता है, कैग ऑडिट करता है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखो, राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, जैसे कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से। तो कुछ स्पेशल लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनकी संख्या टोटल 12 होती है। डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकता है। देखो ध्यान से, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान दे सकता है। क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होती है।
राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य में आपातकाल लगना, और राज्य में आपातकाल लगता है 356 के तहत। 360 वित्तीय आपातकाल है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है, मीरा कुमारी ये स्पीकर रही है, और इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों पर सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है? देखो ध्यान से सुनो, जो आर्टिकल 75 है, 75 के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, वो देते हैं आर्टिकल 74 के तहत। इसका सही ऑप्शन बैठेगा ए। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखो मंत्रिपरिषद कहाँ जवाब देते हैं? लोकसभा में। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोगों का हाउस है, लोग ही चुनते हैं। अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने मंत्री को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके पूरी सरकार भी गिरा सकते हैं। अगला सवाल, 2019 में कौन सी लोकसभा गठित हुई? यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात है थोड़ी सी। अभी जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, ठीक है। 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। 2014 में ये 17वीं लोकसभा बनी थी, लेकिन 2019 में भी वही लोकसभा बनी, उसी की सरकार बनी बीजेपी की, तो वो 17वीं ही गिनी जाएगी, 18वीं नहीं गिनेंगे उसको, ठीक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग और योजना आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग, उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में होती है 25 वर्ष। यानी अगर आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई है तो आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हो, लेकिन राज्यसभा का सांसद आप तभी बन सकते हो जब आपकी उम्र 30 साल की हो रही हो, ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है जी 81 या 80 सीट है, 80, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखो जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ 6 ही राज्यों में है सिर्फ, और इसमें से पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। अगला सवाल है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो प्रथम पहली जो लोकसभा थी जो 1950 में गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी आप जानते हो 17वीं जो लोकसभा उसके अध्यक्ष है ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है यहाँ पे। कैग किस अनुच्छेद में आता है? कैग आता है जी 148 से 151 के अनुच्छेद में, ठीक है। 152 से 162 तो राज्य का आर्टिकल है, राज्यपाल आते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी आता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है वो आता है आर्टिकल 76 में, 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। अंडमान निकोबार की न्यायालय कहाँ है? अंडमान निकोबार की न्यायालय कलकत्ता में है। देखो हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है और हर राज्य की अपनी अपनी हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है, कुछ यूटी ऐसी है जिनकी हाई कोर्ट दूसरे राज्यों में लगती है। जैसे पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी, चंडीगढ़ की भी है। जैसे अंडमान निकोबार की कलकत्ता में है, ऐसे ही लक्षद्वीप की केरल में पड़ती है। तो ये पूछे जाते हैं सवाल, ध्यान रखना है आपको। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 214 के तहत, राइट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो उम्र सीमा अधिकतम होती है हाई कोर्ट की 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। अगला सवाल, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होती है, जबकि 30 वर्ष होती है राज्यसभा में जाने के लिए।
अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण, ये आते हैं जी आपके समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची के विषय है। कृषि वन किस सूची के विषय है, ये राज्य सूची के विषय है। डाक व तार किस सूची के विषय है, तो ये केंद्र सूची के, ये केंद्र के अंडर में आते हैं। अगला सवाल, वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, देखो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 280, राइट। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है जी 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए नहीं होती, 6 वर्ष के लिए होती है। आयोग जो होते हैं संवैधानिक आयोग, इनकी नियुक्ति अलग अलग टाइम पीरियड यानी कि 6 वर्ष के लिए होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343 के तहत, भाषा से संबंधित है 343। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, 22। लोकसभा कितने सदस्य प्राकलन समिति में होते हैं, देखो लोकसभा की एक समिति होती है प्राकलन समिति एस्टीमेट, उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। लेकिन जो लोक लेखा समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ध्यान रखनी है बात। किस समिति ने पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था दी, देखो पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बताई थी। सदन में गणपूर्ति, गणपूर्ति होती है कि कितने लोग वहाँ, जो कुल सदस्य है उसका कुछ हिस्सा पार्लियामेंट में रहना चाहिए ताकि सदन चल सके, उसे ही हम कोरम बोलते हैं, उसे ही हम गणपूर्ति बोलते हैं, और वो कम से कम 10वां हिस्सा रहना चाहिए, 10वां हिस्सा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आर्टिकल 67 के तहत, ठीक है जी। इसमें मुझे डाउट है, थोड़ा सा चेक करना इसको, 104 को मेरे दिमाग से निकल गई, एक बार चेक करना, आर्टिकल 67 या 64 दोनों में से एक है। अच्छा आगे देखो, अगला लास्ट सवाल है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आयोग बताया, अनुच्छेद बताया, बोला है अनुसूचित जाति आयोग 338, बिल्कुल सही बात है, यह आयोग बहुत पूछे गए। 338 में अनुसूचित जाति आयोग है। अनुसूचित जनजाति आयोग 338 कै में है, और जो पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी वो 338 बी में है। तो इसके दोनों ही सही है, केवल 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है, यहाँ दोनों आएगा केवल की जगह, दोनों 1 और 2 दोनों। तो इस तरीके से ये कुछ 105 क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से देख के चले जाओगे, वीडियो को रिवीजन कर लोगे, तो बहुत आराम से आप पॉलिटी में तो कम से कम अगर 5-6 सवाल आते हैं तो सारे के सारे आप सही कर जाओगे। और जियोग्राफी की जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसको भी कर लेना, उसमें भी आप सारे कर जाओगे। अभी इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर की मैंने PDF आपको ग्रुप में डाल दी है टिक करके, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और कल शायद पेपर शुरू हो रहा है, तो कोशिश मैं करूँगा कि कल तक दे दूँ मैं क्वेश्चंस, ठीक है।